हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। हम लोग का चैप्टर चल रहा है 3D थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री और आज हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने जा रहे हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण देखिए बच्चों, कोई भी एक रेखा जो कि किसी स्पेस में आकाश में जा रही है, उस रेखा के लिए आपको दो बातों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, वो एक निश्चित बिंदु से जा रही है ए। तो यदि ए के बिंदु x1 y1 z1 है तो ए का एक स्थिति सदिश होगा जिसे आप लिखेंगे स्मॉल ए वेक्टर। ओके, और ये स्मॉल ए वेक्टर कहलाएगा आपके पास में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है बेटा, उसको फेंक दे, उसका पेपर फेंक दे, फ्री हो जाओ उससे। आ जाओ। अब देखिए बेटा, दूसरी चीज़ जो है, इसमें आपको दिशात्मक सदिश दी जाएगी कि मतलब जो रेखा की दिशा है वो वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी को जनरली बेटा हम लोग लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बेटा ये ए बी सी क्या होते हैं? ये इसके दिक अनुपात हैं। क्या है ये? दिक अनुपात है ना, इस सदिश के दिक अनुपात। और सदिश के दिक अनुपात है तो ये रेखा के भी दिक अनुपात इसके समांतर कहे जा सकते हैं। चलिए, अब आपको बनाना है रेखा का समीकरण। तो आपको क्या लेना है बेटा, यहाँ पे रेखा का समीकरण, कोई बिंदु P है और बिंदु P पर बैठा हुआ कोई बिंदु क्या है? x y z। ठीक है, और बच्चों याद रखना, बिंदु P का जो स्थित सदिश होता है, अगर ये पॉइंट x y z है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ x, y, z, इसे चर बिंदु कहते हैं। बिंदु P का स्थित सदिश बेटा होता है r। क्या होता है? r। मतलब r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड का k कैप। ठीक है, तो ये देखिए, अगर यहाँ पे मूल बिंदु O है तो O के सापेक्ष में इसका सदिश क्या बनेगा बेटा? वेक्टर A। ये वेक्टर B है तो B के समानांतर सदिश क्या बनता है आप जानते हैं? लैम्डा वेक्टर B। और ये हो जाएगा वेक्टर R। क्या बन जाएगा? वेक्टर R। तो त्रिभुज के नियम से एक सदिश जो होता है दो लगातार सदिश के योग के बराबर होता है। तो बन गया वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये है रेखा का सदिश रूप। क्या है? रेखा का सदिश रूप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास में एक बिंदु सदिश दिया गया हो जिससे रेखा जा रही है, दूसरी उसका दिशात्मक सदिश दिया गया हो, तो इस तरीके से आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं। अब इसका कार्तीय रूप पढ़ते हैं। कौन सा रूप पढ़ते हैं? कार्तीय रूप। तो बेटा कार्तीय रूप में क्या होता है? कार्तीय रूप में आप यहाँ पर बस वैल्यू रखते जाओ। एक्स की आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जो आपने बनाया बराबर वेक्टर ए आपने देखा x1 आई कैप बिंदु सदिश है प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये उस बिंदु का सदिश है जिससे ये रेखा जा रही है ना, और प्लस लैम्डा है ना, और यहाँ पे b वेक्टर था तो b वेक्टर एक अपने आप में सदिश होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर? अब यहाँ पे इसको लिखिए x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 और के कैप बराबर लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। तुलना कर दीजिए तो x माइनस x1 भाग किसके बराबर होगा? लैम्डा ए के, यानी x माइनस x1 बराबर लैम्डा गुणे ए, लैम्डा इंटू ए। तो यहाँ से x माइनस x1 अपॉन ए क्या देगा आपको? लैम्डा देगा। और y माइनस y1 बराबर लैम्डा बी। सो y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू आपको लैम्डा प्रोवाइड करेगा। z माइनस z1 बराबर लैम्डा सी। सो z माइनस z1 अपॉन सी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? लैम्डा। ठीक है, अब तीनों को मर्ज कर दीजिए तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये बन गया बेटा आपके पास में समीकरण, है ना, रेखा का। क्या बन गया? रेखा का समीकरण। और ये कहलाता है रेखा का कार्तीय रूप। कौन सा रूप? कार्तीय रूप। क्लियर हो गया? ये बन गया आपके पास में रेखा का कार्तीय रूप। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं। अभी आपने देखा एक बिंदु रूप। क्या देखा आपने? एक बिंदु रूप। अब आप देखते हैं रेखा का दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा। अभी देखिए आपको पास में ये रेखा थी तो एक बिंदु से जा रही थी, एक बिंदु ए था, इसका स्थित सदिश क्या था? सदिश ए। अब आपको दूसरा बिंदु भी दिया जाएगा सदिश बी, जिसका स्थित सदिश का बनेगा बिंदु बी। ठीक है ना, ए के निर्देशांक होंगे x1 y1 z1, तो बी के निर्देशांक बनेंगे x2 y2 z2। क्लियर? अब बच्चों देखिए, दिशात्मक सदिश तो आप इसी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ए आपके पास में एक प्रारंभिक सदिश है और बी अंतिम सदिश है, तो जो इसका दिशात्मक सदिश ए से बी की तरफ बनेगा वो बनेगा ए बी सदिश।
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपके पास समीकरण था वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, क्योंकि बी आपको दिशात्मक दी गई थी, बट अभी दिशात्मक क्या बन रहा है बेटा, ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी सदिश। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। आ गया समझ में? तो ये बन गया आपका दो बिंदु रूप। क्या बन गया? क्लियर? अब देखते हैं इसका कार्तीय रूप क्या बनेगा, है ना। इसका आप देखेंगे कौन सा रूप, कार्तीय रूप, किसको हम कार्तीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो कार्तीय रूप में आपको पता है आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए की जगह एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। प्लस लैम्डा लगा के क्या मैं इसे x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप लिख सकता हूँ? तो ये बन जाएगा, तो इसको लाइए यहाँ, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस लैम्डा y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर? अब कंपेयर कर दीजिए, x माइनस एक्स वन आई कैप लैम्डा से कंपेयर हो जाएगा, तो x माइनस एक्स वन बराबर लैम्डा ब्रैकेट में x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, लैम्डा। इसी तरीके से y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस वाई वन। सो y माइनस वाई वन बटे y2 माइनस वाई वन इक्वल टू कितना, लैम्डा। तीसरा z माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा z2 माइनस z1। सो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू कितना, लैम्डा। तीनों को मर्ज कर दीजिए, तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये बन गया बेटा दो बिंदु रूप। क्या बन गया, दो बिंदु रूप। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपके पास में दो बिंदु हो x1 y1 z1, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है, तो इसके जो दिक् अनुपात बनते हैं वो a बनता है बेटा x2 माइनस x1 बनता है ना, b बनता है y2 माइनस y1 और c जो बनता है वो बनता है z2 माइनस z1। तो आपके पास जो एक बिंदु रूप का समीकरण था x माइनस एक्स वन अपॉन a इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो आपने एक्चुअली किया क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की, फील कर रहे हो, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी आपने। तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन बन गया x2 माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रेखा का दो बिंदु रूप। मतलब रेखा का दो बिंदु रूप आप रेखा के एक बिंदु रूप से बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इसे आपने बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया, दो बिंदु रूप को रेखा के एक बिंदु के रूप से। चलिए अब अगला टॉपिक आता है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है बेटा, दो रेखाओं के बीच का कोण आपको निकालना है कि दो रेखाएं उनके बीच का कोण क्या होगा। तो बेटा आप दो रेखा ले लीजिए, ये रेखा ये पहली आपके पास में रेखा है, ओके, इस रेखा का मैं नाम लिख देता हूँ, ये रेखा नंबर 1 है। क्या होगा बेटा, ये वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, मतलब इसकी दिशा जो है वो बी के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, A1 और ये B1 ले लो, तो इसकी दिशा B1 के अनुदिश है। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरी सदिश ये ले लेता हूँ, ये दूसरा है अपने पास में सदिश, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हल्का सा टेढ़ा लेता हूँ जिससे कि ये क्रॉस करे। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा सदिश हो गया नंबर 2, तो वेक्टर आर बराबर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2, मतलब इसका जो दिशात्मक सदिश होगा बेटा वो B2 होगा। बताइए सोनू। अब आपको पता है कि दिशात्मक सदिश जो होते हैं वो अपने रेखा के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो जब ये समांतर होते हैं तो यदि इनके बीच का कोण थीटा बनेगा तो इन सदिशों के बीच का कोण भी वही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मतलब रेखाओं के बीच का कोण निकालो या B1 और B2 के बीच का कोण निकालो, एक ही बात है। क्लियर। तो हम निकालते हैं B1 तथा B2 के, तो रेखा के बीच का कोण बराबर सदिश B1 तथा B2 के बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण, मतलब ये दोनों जो होंगे बराबर होंगे,
तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच का कोण कॉस थीटा इक्वल्स टू B1 सदिश डॉट B2 सदिश, जैसे आपने पढ़ा था कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का परिमाण बी है ना, ए डॉट बी, ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सदिश B1 और B2, नीचे B1 का परिमाण और दूसरा B2 का परिमाण, ठीक है। अब B1 क्या होता है, दिशात्मक सदिश होता है, तो मान रख दीजिए, तो कॉस थीटा, मान लीजिए पहला दिशात्मक सदिश आएगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और दूसरा आएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसका दोनों का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस थीटा बन गया आपके पास में, देखिए A1 का इसके साथ गुणा होगा तो A1 A2, और आप जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, बाकी जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही बनेगा B1 B2 और ऐसे ही बनेगा C1 C2 अपॉन होल अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बन गया दोनों रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, नंबर 1 कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, चलिए उसको बाद में करते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यानी कि लंबवत होने की शर्त और समांतर होने की शर्त बाद में देखते हैं। फिलहाल देखिए, यदि आप इस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, यदि मैं कहूँ A1 और यहाँ पे कहूँ A2 प्लस B1 B2 और यहाँ पे प्लस C1 और C2, आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर जो हर आया वो तीनों में है, तो मैं इसमें बांट सकता हूँ, पहला वाला और दूसरा वाला, इसी तरीके से ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। आप जानते हैं कि A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, L बोलते थे, क्या बोलते थे। तो ये जो पेयर बनेगा पहला, क्या ये L1 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन गया L1, दूसरा क्या बनेगा L2, मतलब दिक् कोज्याएं, मतलब दिक् कोज्याएं। तो पहले सदिश की दिक् कोज्याएं होंगी L1 M1 N1, और दूसरा जो दिशात्मक सदिश है उसकी दिक् कोज्याएं होंगी L2 M2 N2। क्लियर? तो दिक् कोज्याओं के पद में ये L1 L2 बन गया, अगला वाला क्या बनेगा M1 M2 और अगला बनेगा N1 N2। क्लियर हुआ? तो दिक् कोज्याओं के पदों में जो कोण होता है वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर? अब देखते हैं समांतर होने की शर्त और लंबवत होने की शर्त। तो पहला केस है समांतर, देखिए दो रेखाएं, दो सदिश अपने पास, दो रेखाएं समांतर हैं, तो इसका सदिश B1 सदिश है और इसका सदिश क्या है B2 सदिश। तो B1 सदिश और B2 सदिश भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। आप जानते हैं समांतर होने की शर्त हमने पढ़ी थी, क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद आ गया? दूसरा इसी तरीके से अब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो ये अगर आप इसमें A और L में सेम रिलेशन चलता है तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि हमने पढ़ा था कि A बराबर होता है LR, A बराबर LR, तो यहाँ पे L1R M1R N1R और यहाँ पे RR कैंसिल हो जाएंगे, तो L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। ठीक है ना? ये किसके पदों में हुई, ये हो गई दिक् अनुपात के पदों में और ये हो गई दिक् कोज्या के पदों में। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट केस, देखते हैं लंबवत होने की शर्त। तो दो रेखाएं अगर लंबवत है तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे कॉस 90 की जगह क्या रख देंगे, 0 कर देंगे, तो हर इसके साथ 0 हो जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा आपके पास में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना, 0। ये हो गई। और इसी तरीके से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये लंबवत होने की शर्तें हो गई दो रेखाओं की। ठीक है, चलिए, तो ये लंबवत होने की शर्त यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, कोण हो गया, लंबवत होने की शर्त हो गई। अब हम पढ़ते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो रेखाओं की दूरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, रेखाओं के तो प्रकार, रेखाओं के प्रकार। देखिए बेटा, दो रेखाएं जैसे हैं, हो सकती है कि वो समतलीय हो। क्या हो, समतलीय, मतलब एक ही
तल पे। जैसे यहाँ पे मैं बोर्ड में जो भी लिख रहा हूँ समतल है मेरा बोर्ड, मेरा जो बोर्ड है समतल है, तो दो रेखाएं हो सकती हैं समतलीय हो, और दूसरा क्या है असमतलीय। क्या विषमतलीय लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ असमतलीय, ठीक है ना। हाँ तो इसको बेटा विषमतलीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमतलीय। तो दो रेखाएं या तो असमतलीय होंगी या क्या होंगी? विषमतलीय। अब समतलीय समझिए, तो समतलीय रेखाएं मतलब एक ही समतल की रेखाएं, एक ही समतल की रेखाएं। अब समतलीय में बेटा दो कैटेगरी हो सकती है। अगर आपने एक ही समतल में, जैसे ये एक समतल है आपके सामने और आपने इसमें रेखाएं खींची, तो हो सकती हैं कि दोनों आपस में क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। और हो सकती हैं दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या करें? बताइए ये सोनो, प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी? अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो इनकी जो न्यूनतम दूरी होगी दोनों रेखाओं के बीच की, जैसे प्रतिच्छेद कर रही है, ये अपने पास में एक समतल है, ओके, इसमें एक रेखा यूं गई है और एक रेखा यूं आ गई। अब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 0। कितनी दूरी है? तो अगर वो प्रतिच्छेदी होंगी तो इनकी न्यूनतम दूरी क्या होगी? 0 होगी। बताइए है ना। मगर यदि वो समांतर होंगी तो आपको इनकी न्यूनतम दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बनता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की भैया अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। पहला फॉर्मूला आपका दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए कैसे होता है। हाँ अब इसको समझिए। आपके पास में दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो पहली रेखा का समीकरण होगा वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b ले लिया, ठीक है बेटा, क्योंकि b1 b2 अलग अलग हो नहीं सकता, समांतर है तो इनके समांतर सदिश तो बराबर होंगे ना, दिशात्मक सदिश तो बराबर होंगे, दोनों की दिशाएं क्या है? सेम है। वेक्टर r2 बराबर, सॉरी r2 नहीं आता, r ही आता है ना, r बराबर हो जाएगा बेटा वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b, है ना। ये प्राचल अलग हो सकता है मगर दिशा दोनों की सेम रहेगी। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि दोनों के दिशात्मक सदिश। अब यहाँ से इस पे आपने लंब डाल दिया। अब आपको ये निकालना, यही कहलाएगी इसकी न्यूनतम दूरी। तो इसको आप लिखेंगे d बराबर, ठीक है ना, मॉड लगाइए क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती। क्या होती? दूरी हमेशा धनात्मक। बेटा यहाँ पे लिखिए b, यहाँ पे लिखिए क्रॉस, यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1, क्लियर। और अपॉन में मॉड ऑफ b, अपॉन में मॉड ऑफ b। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, यही दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है ना। d फॉर दूरी मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं असमतलीय सदिश या विषमतलीय सदिश, है ना। तो असमतलीय या विषमतलीय रेखाएं, इनके बीच की दूरी देखो बेटा, ऐसे समझो, ये आपके पास में ये मेरा समतल है, इसमें एक रेखा दी गई है और बोर्ड फोड़ करके एक रेखा बेटा बाहर से आ रही है। तो यहाँ से आ रही है सामने से और ये बोर्ड फोड़ करके अंदर चली गई कि नहीं चली गई, है ना, ये बाहर से आ रही है, समझ रहे हो। ये 3D व्यू है। तो ये दोनों दूसरे समतल में है, एक ही समतल में नहीं है भैया। इसका समतल अपने बोर्ड का समतल अलग है और ये जो बाहर से आ रही है फोड़ करके चली गई, इसका समतल अलग है। आप ये समझो कि ये इस बिंदु पर ये रेखा आकर के बोर्ड के अंदर फोड़ के चली गई, ये बाहर आई फोड़ करके चली गई। अब आपको इसकी और इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है, इसकी और इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है कि जो बाहर से आ रही है इसकी आपको क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी। तो बेटा कहाँ पे न्यूनतम दूरी होगी? जहां पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगी, जिस पॉइंट से बोर्ड को फोड़ेगी, है ना भाई। बाकी जगह तो लंबा होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो जिस पॉइंट पे बोर्ड को प्रतिच्छेद करेगी जस्ट उसके ऊपर होगी, उस समय जो दूरी होगी वो क्या होगी? इसकी न्यूनतम दूरी। क्लियर। तो इस न्यूनतम दूरी को क्या ले लो बेटा? d ले लो। क्या ले लो? d ले लो, ठीक है। अब इस न्यूनतम दूरी का मान हम आपको बता रहे हैं कि इस न्यूनतम दूरी का मान क्या है। तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं। सबसे पहली रेखा बेटा ये वाली वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, और दूसरी रेखा ये जो आ रही बाहर से वेक्टर r बराबर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। बोलिए क्लियर है? क्लियर ना। तो दो सदिश अपने पास में हो गए। अब इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला याद करिए, d बराबर, ठीक है बेटा। आपको लेना है a2 माइनस a1, जिनसे ये जा रहे हैं, मतलब एक a2 से जा रही है, एक a1 से जा रही है। तो a2 माइनस a1 बेटा, बीच में क्या आएगा? डॉट। बीच में क्या आएगा? पिछले फार्मूले में बीच में क्रॉस आ रहा था, देख लो अभी लिखा रहा हमने यहाँ,
बीच में क्या रहा था, क्रॉस, यहाँ पर आएगा डॉट, यहाँ पे आएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। समझ में आ गया, ये आएगा। क्लियर। अगर बेटा ये दूरी अगर जीरो हो जाए, ये दूरी क्या हो जाए, जीरो, प्रैक्टिकल केस में समझो ये आपके पास में एक लाइन है और यहाँ से एक रेखा फोड़ करके इसको पीछे निकल गई, ये सुनो। अब ये दूरी अगर आप जीरो करते जाओगे, ये दूरी अगर आप नीचे घटाते जाओ, तो एक समय ये दूरी जब जीरो हो जाएगी तो ये जो रेखा है ये इसी के समतल में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, और इससे मिलके फिर एक नया समतल तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। हाँ, मतलब अगर दूरी हो गई जीरो तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, और प्रतिच्छेदी हैं तो समतलीय हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समतलीय। तो समतलीय होने के लिए, समतलीय कह लो या अथवा कह लो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होने के लिए बेटा डी का मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। डी का मान किसके बराबर, जीरो। तो जीरो बराबर मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 अपॉन होल मॉड B1 क्रॉस B2 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब ये चीज़ इसके साथ चली जाएगी तो जीरो हो जाएगी। तो जीरो बराबर, ये इसको पलट करके लिख सकते हो, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मान कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये है समतलीय होने का प्रतिबंध और यही है प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। ठीक है ना। तो ये प्रतिच्छेदी और समतलीय होने का प्रतिबंध इस प्रकार से है। तो बच्चों ये आपकी थ्योरी थी। आप इसका कार्तीय रूप भी बना सकते हैं। इसका कार्तीय रूप बनाने के लिए आपको, अगर आपको इसको सीधे कार्तीय रूप में याद करना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कार्तीय रूप भी इसका बनवा देता हूँ कि कार्तीय रूप में इसको आप कैसे याद रखोगे। ठीक है। तो देखिए आपने क्या निकाला, आपने D बराबर निकाला मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 होल डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस कितना, B2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे D बराबर A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप और प्लस में Z2 माइनस Z1 K कैप। ये हो गया बेटा आपके पास में A2 माइनस A1 पहली चीज। ठीक है बेटा। डॉट B1 क्रॉस B2, देखो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है, आप जानते हैं B1 क्रॉस B2 जो होता है एक प्रकार का सदिश होता है और वो निकलता है I कैप J कैप K कैप। B1 के कंपोनेंट क्या होंगे, दिशात्मक सदिश है, पहला होगा A1 B1 C1, A1 B1 C1 और दूसरा सदिश होगा A2 B2 C2। क्लियर कि नॉट क्लियर। और इसको हल करेंगे अपन और नीचे इसी चीज का मॉड, इसी चीज का मॉड। ठीक है। तो मैं हल करता जाता हूँ, आपको मॉड दिखाता जाता हूँ। देखो ये लगाया बेटा, ये वाला तो ऐसे ही चलेगा, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, मतलब जो B1 क्रॉस B2 आने वाला है उसका मॉड। ठीक है। X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। ठीक है। ये बंद करिए और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाइए। ठीक है ना। अब देखिए कैसे खुलता है, सबसे पहले I कैप, सबसे पहले I कैप, फिर B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। बोले क्लियर की नोट कर। फिर इसके बाद में आता है माइनस का J कैप, माइनस का J कैप, A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1। क्लियर की नोट क्लियर। और फिर लास्ट में K कैप, ये आ जाएगा K कैप। ठीक है। अच्छा, इसको आप ना खोल करके बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो कि देखो, क्योंकि बीच में क्या बैठा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट बैठा हुआ है, बीच में क्या बैठा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। तो हल करने के बाद एक्चुअली हो क्या जाएगा कि ये वाला जो गुणांक है वो इसकी जगह आकर के बैठ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है फाइनली ये बन जाएगा अपने पास में X2 माइनस X1, यहाँ Y2 माइनस Y1 और यहाँ Z2 माइनस, और यहाँ पे ये A1, ये B1 और ये C1 और ये A2 B2 C2। ठीक है बेटा। ये तो ऊपर की कहानी हो गई। क्या हो गई कहानी, ऊपर की। अब नीचे की कहानी देखो। नीचे की कहानी में बेटा आपको पता है कि क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो फर्स्ट जो बनेगा वो I कैप के, जैसे आपके पास में कोई सदिश होता है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप,
तो इसका आप मॉड निकालते हो, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो अंडर रूट क्या था 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब पहला जो बनेगा वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या निकलेगा देखो, b1c2 माइनस b2c1, सो b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला कंपोनेंट क्या बनेगा, ए, इसको छोड़ देंगे तो a1c2 माइनस a2c1, तो ये a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर, और लास्ट बनेगा a1b2 माइनस a2b1 का, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कहीं पर भी आपको यहाँ पे वेक्टर नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये है कार्तीय रूप। कौन सा रूप है ये, कार्तीय रूप। आ गया समझ में? तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा रूप बेटा, कार्तीय रूप का, दूरी का कार्तीय रूप। ठीक है। अब देखिए यदि दोनों रेखाएं समतलीय हैं, इसी में हम केस बना लेते हैं समतलीय का, समतलीय है या प्रतिच्छेदी है, बोलो क्लियर, समतलीय है या प्रतिच्छेदी है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0, डी का मान 0। तो यदि आप इसको 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1, यहाँ b1, यहाँ पे c1 और यहाँ a2 b2 c2 बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हर तो जाके 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो बराबर में 0। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा खत्म हो जाता है, डन।